प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हो आप? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ कोरोना काल के दौरान आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और मेरे इस हिस्ट्री के चैनल हिस्ट्री वाले गुरुजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जब भी देखें इसको लाइक करें और शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन आर्थिक जीवन। बिना किसी समय गंवाए शुरू करते हैं गुप्तकालीन आर्थिक जीवन। याद रखिए दोस्तों, गुप्त काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। याद रखना, मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। ठीक है, गुप्तकालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। ठीक है, तो गुप्त काल में आर्थिक जीवन समृद्ध हुआ। विस्तृत साम्राज्य और सुयोग्य प्रशासन के कारण आर्थिक जीवन के सभी पक्ष कौन से? कृषि, पशुपालन, उद्योग एवं शिल्प, व्यापार एवं वाणिज्य में अभूतपूर्व उन्नति हुई। कोई भी राजवंश देखें तो ये तीन चीज़ें तो स्पष्ट है: कृषि, पशुपालन, उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य। तो ये सब में गुप्त काल के दौरान बहुत ही ज़्यादा उन्नति हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं पहला कृषि। तो कृषि में जैसा कि स्मृतियों, नारद स्मृति है, आपको पता है, पाराशर स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, उसमें व्रत संहिता, वराहमिहिर की व्रत संहिता, अमर सिंह का अमरकोश आदि से गुप्तकालीन कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, फिर हल में, हल आपको पता ही है, जैसे अपना खेतों में खेत जोतने के लिए हल काम में लिया जाता वर्तमान में, उस समय हल में लोहे के फाल का प्रयोग किया जाता था। यह हल में लोहे का फाल लगाया जाता था, एक बात। दूसरी बात, वृहत संहिता, वराहमिहिर द्वारा लिखित वृहत संहिता में बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने एवं धरती की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने के कई तरीकों का उल्लेख मिलता है। आपको पता है, इसीलिए गुप्तकालीन जो साहित्य है उसमें व्रत संहिता को महाकोश का संज्ञा दी गई है। तो व्रत संहिता में क्या दिया गया है? बीजों की गुणवत्ता बढ़ाना और धरती की उर्वरा शक्ति में वृद्धि। कृषक अधिकांश वर्षा पर निर्भर होते थे, लेकिन गुप्त सम्राटों की ओर से प्रजा को सिंचाई की सुविधाएं प्रदान की जाती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, गुप्त सम्राटों की ओर से प्रजा को सिंचाई की सुविधाएं प्रदान की जाती थी। ठीक है ना। फिर अगर अपन इसी कृषि में देखें तो कृषि में स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में उसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार इसीलिए करवाया, किससे? सिंचाई की सुविधाएं देने के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया। ये कार्य उसके सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाया। तो सौराष्ट्र के गवर्नर कौन थे? पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित। सिंचाई में रहट या घटी यंत्र का प्रयोग होता था, यानी आम प्रजा को सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करते थे गुप्त काल में। और सिंचाई की सुविधाओं को के लिए गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। और सुदर्शन झील का निर्माण आपको पता ही है, पूर्व में हम सुदर्शन झील के बारे में बड़े विस्तृत से पढ़ चुके हैं। फिर है अमरकोश। अमरकोश में आपको पता ही है, अमरकोश में विभिन्न उपज की वस्तुओं के नाम मिलते हैं। कौन कौन सी है? गेहूँ, धान, ज्वार, ईख यानी गन्ना, बाजरा, मटर, दाल, तिल, सरसों, अलसी, अदरक और काली मिर्च। देखिए दोस्तों, बहुत सारे उस समय अमरकोश में, अमर सिंह द्वारा लिखित अमरकोश में
उपज की इन वस्तुओं का उल्लेख मिलता है, यानी ये इन अलग अलग वस्तुओं को पैदावार की जाती थी। गेहूँ की है, धान की है, ज्वार की है, गन्ना है, बाजरा है, मटर है, दाल, तिल, सरसों, अलसी, अदरक, काली मिर्च। इसी प्रकार से यहाँ एक सवाल बनता है, व्रत संहिता में 3 फसलों का उल्लेख मिलता है। व्रत संहिता में गुप्त काल के समय 3 प्रकार की फसलें ली जाती थी, उसका उल्लेख मिलता है। एक फसल कब ली जाती थी? श्रावण के महीने में, दूसरी बसंत में, और तीसरी चैत्र या वैशाख में तैयार होती थी। एक तो श्रावण मास में, दूसरी बसंत में, और तीसरी चैत्र में। ठीक है दोस्तों, वेदशांग के अनुसार पश्चिम उत्तर भारत में ईख यानी गन्ना और गेहूँ, ईख और गेहूँ, पश्चिम उत्तर भारत में ईख और गेहूँ पैदा की जाती थी। मगध एवं उसके पूर्वी क्षेत्रों में चावल की पैदावार होती थी। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया। सवाल, छोटा सवाल बन सकता है कि अमरकोश में गुप्तकालीन भूमि को कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 12 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, इस समय प्रचलन में करीब 5 प्रकार की भूमि थी। अमरकोश में बताई गई 12 प्रकार की, लेकिन गुप्त काल में 5 प्रकार की भूमि का प्रचलन अधिक था। जैसे पहला है क्षेत्र भूमि, दूसरा है वास्तु भूमि, तीसरा है चारागाह भूमि, चौथा है सिल, और 5वां है अपहृत भूमि। ठीक है, तो पूछ लिया जाए प्रश्न, अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख हो तो आपको पता ही है। तो गुप्तकालीन में प्रचलन में 5 प्रकार की जो भूमि है उसके नाम लिखिए। तो क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, चारागाह भूमि, सिल भूमि और अपहृत भूमि। ठीक है, ये तो हुआ कृषि। कृषि में आप देखेंगे अष्टांग संग्रह में भी चावल की 44 किस्मों का वर्णन मिलता है। ये एक्स्ट्रा है, अष्टांग संग्रह में 44 प्रकार के चावलों की किस्म। और कालिदास ने भी गन्ना और चावल की खेती का उल्लेख किया। और कालिदास के अनुसार काली मिर्च और इलायची की जो है खेती वो नीलगिरी के पास बहुत होती थी। ये भी बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार से जो 5 प्रकार की भूमि बताई गई है, इसमें भी आपको पता है कि जैसे क्षेत्र भूमि जो खेती के लिए उपयुक्त भूमि है उसको क्षेत्र भूमि कहते हैं। खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? क्षेत्र भूमि। और वास्तु भूमि, निवास करने की योग्य भूमि, उसको वास्तु भूमि कहते हैं। चारागाह भूमि आपको पता ही है, जो पशुओं के लिए जो घास है, जो चारा के लिए उपयुक्त मानी गई है। और सिल या खिल भूमि, जो भूमि जोती नहीं जाती उसे सिल भूमि या खिल भूमि कहा जाता था। अपहृत, बिना जोती गई जो जंगली भूमि है उसे अपहृत भूमि कहा जाता है। याद रखना दोस्तों। ठीक है, फिर एक नई, वहाँ कई बार कंपटीशन परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है कि अदेव मात्रक, अदेव मात्रक भूमि किस प्रकार की भूमि है? तो अदेव मात्रक भूमि जिस पर कृषि वर्षा पर आधारित न होकर के कृत्रिम साधनों द्वारा की जाती है, यानी ऐसी कृषि जो वर्षा पर आधारित नहीं है लेकिन कृत्रिम साधनों द्वारा यानी सिंचाई से वो भूमि सिंचित करके उस पर कृषि की जाती है। अर्थात वह भूमि जिस पर बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके उसे अदेव मात्रक भूमि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा टॉपिक है इसी के अंदर पशुपालन। तो पशुपालन में अगर देखते हैं तो पशुपालन जीविका का दूसरा मुख्य साधन था पशुपालन। पहला तो कृषि, दूसरा पशुपालन। ठीक है, अमरकोश में पालतू पशुओं की सूचियाँ भी दी गई है। अमरकोश में बहुत सारी पशुओं के नाम मिलेंगे और साथ में ये बताया गया है कामंदकीय नीतिसार के अनुसार गोपालन वैश्य का पेशा है। गोपालन, गौ
पालन यानी गायों का पालन या पशुओं का पालन वैश्य का पैसा है। अमरकोश में पालतू पशु के रूप में किन किन का नाम मिलता है? गाय के अतिरिक्त घोड़े, भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़, गधा, कुत्ता, बिल्ली, इनके नाम, इनकी जानकारियाँ अमरकोश में मिलती है। बैल का क्या काम होता था? हल चलाने में और सामान ढोने में काम में लिया जाता था। इस प्रकार से ये पशुपालन में बहुत सारी जानकारियाँ हमें अमरकोश और कामंदकीय नीतिसार से मिलती है। तो फिर अपन इसी आर्थिक जीवन में तीसरा टॉपिक है उद्योग एवं शिल्प। तो गुप्तकालीन उद्योग और शिल्पों में जहाँ एक और विशेषज्ञता का विकास दिखाई देता, वहीं दूसरी ओर प्रौद्योगिकी एवं तकनीक कौशल में अद्भुत प्रगति दृष्टिगोचर होती है। इस काल में क्या क्या उद्योग था? धातु शिल्प, वस्त्र निर्माण, आभूषण कला, काष्ठ शिल्प के साथ साथ क्या है? पाषाण शिल्प। काष्ठ मतलब लकड़ी, पाषाण मतलब पत्थर, हाथी दांत का काम, ये इतने प्रकार के उद्योग विकसित थे। यानी धातु शिल्प 1, वस्त्र निर्माण 2, आभूषण 3, काष्ठ शिल्प इन लकड़ी के तरह तरह के डिज़ाइन या उनसे खिलौने या अन्य सामग्री तैयार करना 4, और 5वां पाषाण शिल्प पत्थरों, तरह तरह के पत्थरों को तराश कर नए नए रूप देना, 6 हाथी दांत। इस प्रकार से आभूषण, हाथी दांत, धातुकर्म, बर्तन, जहाज उद्योग विकसित हुए। गुप्त काल में धातु शिल्प के क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई। इस काल में धातु विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति का एक भव्य उदाहरण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ एक सवाल बन गया और कई बार परीक्षा में, चाहे राजस्थान बोर्ड हो चाहे कंपटीशन की परीक्षा हो, सब जगह ये पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सुने। तो मेहरौली कहाँ है? दिल्ली। वहाँ एक लौह स्तंभ बना हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय, जो इतनी लंबी शताब्दियों के बाद में भी बिना जंग लगे अक्षत खड़ा है, यानी उसके ऊपर जंग नहीं लगा है और लौह से बना हुआ। गुप्तकालीन ताम्र शिल्प का भी एक श्रेष्ठ उदाहरण आपको मिलेगा। तांबे की एक विशालकाय बुद्ध की मूर्ति है जो सुल्तानगंज जिला भागलपुर बिहार में स्थित है। ठीक है, पहला तो है मेहरौली दिल्ली में लोहे का एक स्तंभ है और बिना जंग लगा। दूसरा क्या है? बुद्ध की विशालकाय मूर्ति है तांबे की, सुल्तानगंज जिला भागलपुर बिहार में। इस समय इंग्लैंड के, और ये कहाँ पर है? इंग्लैंड के बर्मिंघम नामक संग्रहालय में स्थित है। ठीक है, इसमें उच्चारण में अलग अलग नाम या दिया हुआ हो सकता है, वैसे ये बर्मिंघम के संग्रहालय में स्थित है। ठीक है दोस्तों, गुप्तकालीन धातुक्रम का सर्वोत्तम रूप इस काल के सिक्कों में भी देखा जा सकता है। अगर गुप्त काल के धातुक्रम को सर्वोत्तम देखना है तो सिक्के इस प्रकार से बढ़िया सुगढ़ मिले। पहले तो क्या थे? अक्षत सिक्के होते थे गुप्त काल से पहले, फिर सिक्कों में सुंदरता आने लगी। ये कब से हमें सुंदरता देखने मिलती है? ताम्रपत्रों पर लगी मोहरें भी धातु शिल्प का श्रेष्ठ उदाहरण देखा जा सकता है। गुप्त काल की सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई जो कि इतनी विशुद्ध और कलात्मक थी। गुप्त काल की आर्थिक संपन्नता, कलात्मक सौंदर्य सृष्टि, तकनीकी कौशल का वे ज्वलंत उदाहरण है। गुप्त सम्राटों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के प्रचलित किए। अब पूछ लिया जाए कि गुप्त सम्राटों में सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए, तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सोने के अतिरिक्त चांदी और तांबे की भी मुद्राओं के लिए प्रयोग किया जाने लगा। यानी सबसे पहले गुप्तों में चंद्रगुप्त प्रथम ने मुद्रा चलाई, उसके बाद सोने, चांदी और तांबे तीनों प्रकार की मुद्राएं चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाई। कुमार गुप्त प्रथम ने सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किया, बहुत ही इम्पोर्टेंट, और परीक्षा की, राजस्थान बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी और कंपटीशन परीक्षा की दृष्टि से ही, कि गुप्त काल के कौन से राजा ने सर्वाधिक सोने के सिक्के या सर्वाधिक सिक्के चलाए, तो उत्तर आएगा कुमार गुप्त प्रथम। कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, सवाल क्या बन सकता है?
गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के किसने चलाए? तो कुमारगुप्त प्रथम। और इन्हीं स्वर्ण मुद्राओं को या सोने की मुद्राओं को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? दिनार। ये भी सवाल बन सकता है कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया? तो दिनार कहा गया है। फायान ने बताया कि गुप्त काल में साधारण जनता दैनिक जीवन के विनिमय में वस्तुओं के आदान प्रदान या फिर कौड़ियों से काम चलाती थी। या तो क्या करते थे उसमें? वस्तु विनिमय। क्या विनिमय होता था? वस्तु विनिमय, यानी वस्तु के बदले वस्तु या फिर कौड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, यानी गुप्त काल में जब भी उन्हें दैनिक जीवन में कोई भी लेन देन का काम करता था तो वस्तु के बदले वस्तु, यानी गेहूँ चाहिए तो वो बाजरा दे करके गेहूँ ले लेते थे, धान दे करके गेहूँ ले लेते थे, या फिर गेहूँ चावल दे करके गेहूँ ले लेते। इस प्रकार से वस्तु का आदान प्रदान होता था। फिर यह कौड़ियों से आदान प्रदान होता था। फिर उसके बाद में आता है वस्त्र। उद्योग के अंतर्गत ही शामिल है वस्त्र। तो वस्त्र निर्माण भी गुप्त काल का एक प्रमुख उद्योग था। अमरकोश में इसका उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में धनी व्यक्तियों के जो वस्त्र होते हैं वो बारीक कपड़ों से बना होता था। ये तो आपको पता ही है, धनवान लोगों के कपड़े बारीक होते थे, महीन होते थे, मुलायम होते थे। इसी ग्रंथ में रेशम का कपड़ा बुनने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। किसमें? अमरकोश में। भारत के उत्तर दक्षिण व्यापार में वस्त्रों का प्रमुख स्थान था तथा विदेशी बाजारों में भी भारतीय वस्त्रों की बहुत मांग थी। रेशमी वस्त्र, मलमल, लीलन, ऊनी और सूती वस्त्रों की विदेशों में भी उस समय भी भारी मांग थी। तो गुप्त काल में आभूषण बनाने का शिल्प भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। उद्योगों में अगर देखा जाए तो आभूषण निर्माण, आभूषण बनाने के लिए किन किन का प्रयोग किया जाता था? स्वर्ण यानी सोने का, और रजत यानी चांदी। अधिकांश सोने चांदी के आभूषण बने हुए होते थे। इनके अलावा रत्नों का भी बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लिए जाते थे। और वृहत संहिता जो कि ब्राह्मीर की है, 22 प्रकार के रत्नों का उल्लेख करता है वृहत संहिता। याद रखना दोस्तों। साहित्यिक साक्ष्य बताते हैं कि गुप्त काल में काष्ठ शिल्प भी विकसित अवस्था में था। इलाहाबाद के निकट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इलाहाबाद के निकट भीत नामक स्थल पर गुप्तकालीन हाथी दांत की बनी 2 मोहरें प्राप्त हुई। गुप्तकालीन हाथी दांत की बनी 2 मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई? भीत नामक स्थल, इलाहाबाद। तो फिर से वापस थोड़ा सा रिपीट करवाता हूँ आपको। तो गुप्त काल में जो आर्थिक जीवन है, अगर देखा जाए, चाहे गुप्त काल ही क्यों ना हो, कोई भी काल हो, वो 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करता है आर्थिक जीवन। कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार वाणिज्य। ठीक है। तो गुप्त काल का जो व्यवसाय था वो क्या था? कृषि। और उसमें मुख्य मुख्य बातें आपको पता है कि व्रत संहिता है, अमरकोश है, और स्मृतियों में इनकी जानकारी मिलती है। हल में लोहे के फाल का प्रयोग की जानकारी मिलती है। बीजों की गुणवत्ता बढ़ाना और धरती की उर्वरक शक्ति में वृद्धि करने की जानकारी मिलती है। और प्रजा को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाते थे, ये भी आपको पता है। और साथ में जो भूमि है वो अमरकोश में 12 प्रकार की बताई गई। और वास्तव में उस समय 5 प्रकार की भूमि, क्षेत्र भूमि आपको पता ही है, खेती के लिए उपयुक्त भूमि क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि जो निवास के लिए उगती है, चारा का भूमि जो पशुओं के चारा जो चराना या फिर उनके जो वहाँ पर पशुओं के लिए ये उपयुक्त भूमि थी। सिल या खिल जो कि भूमि जोती नहीं जाती थी, पड़ती रखी जाती थी। और अपराहत भूमि यानी बिना जोती गई जंगली भूमि। इसी प्रकार दूसरा जो व्यवसाय था मुख्य वो पशुपालन था। कामंद के नीतिसार और अमरकोश में पशुओं की जानकारी मिलती है। फिर उद्योग और शिल्प में आपको पता ही है, धातु शिल्प, वस्त्र निर्माण, आभूषण, काष्ठ शिल्प और पाषाण शिल्प के साथ आदि दांत का धातु क्रम, बर्तन आदि, इन सब का जानकारी हमें मिलती है। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चैप्टर में जो हम पढ़े हैं उनके सवाल पूछते हैं। चलिए लिखिए। पहले तो छोटा सवाल बन सकता है लघुतरात्मक टाइप का। तो गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के बारे में आप क्या
जानते हैं? गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? फिर लिखिए, गुप्त काल के दौरान बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने और धरती की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने के तरीकों का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 वापस सुनिए। गुप्त काल के दौरान बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने और धरती की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने के तरीकों का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? फिर लिखिए, अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का उल्लेख है और गुप्त काल के दौरान प्रचलित कितने प्रकार की भूमि थी, उनके नाम लिखिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, गुप्तकालीन धातु विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति के कोई 2 उदाहरण लिखिए। प्रश्न नंबर 3, गुप्तकालीन धातु विज्ञान के क्षेत्र में हुई अद्भुत प्रगति के कोई 2 उदाहरण लिखिए। फिर लिखिए आगे, गुप्त काल के दौरान सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन कौन से शासक के दौरान हुआ, या गुप्त काल के समय कौन से शासक ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए? नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया? नेक्स्ट, गुप्त सम्राटों में सर्वप्रथम कौन से शासक ने सिक्के चलाए? नेक्स्ट, व्रत संहिता में कितने प्रकार के रत्नों का उल्लेख मिलता है? नेक्स्ट, गुप्तकालीन हाथीदांत की बनी 2 मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई? गुप्तकालीन हाथीदांत की बनी मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई? धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। और मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, आपके राजस्थान बोर्ड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और साथ ही साथ प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी संगठन और साथ ही साथ व्यापार और उद्योग। ठीक है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन मेरे साथ जुड़िए और पढ़ते रहिए हिस्ट्री वाले गुरुजी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।